नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अगले आधे घंटे हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार से 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। राज्यसभा को मिलेगा 19 घंटों का अतिरिक्त समय। गांधीनगर में रक्षा विश्वविद्यालय का नया भवन राष्ट्र को समर्पित। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत पर प्रधानमंत्री का जोर। अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। 5 राज्यों में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज। पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर आप नेता भगवंत मान ने सरकार बनाने का दावा किया पेश। गोवा में प्रमोद सावंत ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। जनगणना संबंधी नियमों में सरकार ने किया संशोधन। ऑनलाइन माध्यमों से नागरिक दे सकेंगे जानकारी। घर घर जाकर जनगणना संबंधी जानकारी हासिल करने की कवायद पहले की तरह रहेगी जारी। और कीव की तरफ बढ़ी रूसी सेना। यूक्रेन पर अब तक दागी करीब 810 मिसाइलें। चेरनोबिल ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत का काम शुरू। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट के कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। उन्होंने कोविड के दौरान क्लब की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि क्लब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अनुकरणीय काम कर रहा है। चेक गणराज्य की संसद के सीनेट के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ कई सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में बापू के सिद्धांतों को शामिल किया है। दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश शुरू से गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलता तो मौजूदा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्होंने दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ भी किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में लगी आग से 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 झुग्गियां क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, मृतक बच्चों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और जिनकी झोपड़ियां जली हैं उन्हें 25,000 रुपए देने का ऐलान किया। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.1% करने का फैसला किया है। ये बीते 4 दशक में सबसे कम ब्याज दर है। 2020-21 में ये दर 8.5% थी। इससे पहले ईपीएफ पर ब्याज दर सबसे कम 8% 1977 से 78 में थी। ईपीएफओ के देश में करीब 5 करोड़ सदस्य हैं। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,614 नए मामले सामने आए, जो 12 मई 2020 के बाद एक दिन में सामने आए सबसे कम मामले हैं। वहीं देश में कोविड से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,15,803 हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन दक्षिण कश्मीर स्थित अमरधाम की वार्षिक यात्रा की तैयारी में जुटा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल श्रद्धालुओं की संख्या अमरनाथ धाम में काफी अधिक रहेगी। ऐसे में 20,000 की क्षमता वाले यात्री निवास बनाए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बार वाहनों और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बिहार और उत्तराखंड में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गंगा नदी में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी में कमी आई है। गंगा का पानी नहाने के मानक के अनुकूल मिला, जो अन्य तथ्यों के साथ प्रति लीटर पानी में 3 मिलीग्राम बीओडी की मांग होने पर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नामित करने की मंशा जाहिर की है। प्रवासी भारतीय 50 वर्षीय दुग्गल मूल रूप से भारत में कश्मीर से हैं।
उत्तर कोरिया के अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका ने इसमें मदद करने के आरोप में 3 रूसी संस्थानों एपोलॉन, जील-एम और आर के ब्रिज पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों के चलते ये कंपनियां अमेरिका में अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही दिन में 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में कुल 19 कार्य दिवस हैं। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पहले के कार्यक्रम के मुकाबले राज्यसभा के कामकाज के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। दूसरे चरण में 4 दिन सदस्यों के लिए निजी विधेयक पेश करने के लिए होंगे और पहले की तरह 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। बजट सत्र के पहले हिस्से में रोजाना शून्यकाल की अवधि घटाकर आधे घंटे की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया गया है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत 30 दिन के अवकाश के बाद होगी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों की कार्यवाही 2 पाली में चली थी। पहले चरण में उच्च सदन की कार्यवाही 10 बजे शुरू होती थी और दोपहर 3 बजे तक चलती थी, जबकि निचले सदन की कार्यवाही की शुरुआत दोपहर 4 बजे होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के तुरंत बाद पुलिस व्यवस्था में सुधारों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन कई सालों तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस बलों को तनाव मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षण समय की मांग है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है, ये ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोच रहा हूं मेरे दिव्यांग भाई बहन शायद फिजिकली अनफिट होंगे तो भी अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो जाएंगे तो वे भी रक्षा क्षेत्र अंदर शारीरिक अक्षमता के बाद भी ट्रेनिंग के कारण, मानसिकता के कारण बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के लिए नई खेल नीति की घोषणा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण 2 सालों तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ से गुजरात में खेल परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आया है। खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में रोड शो किया। ये राज्य में बीते 2 दिनों में उनका दूसरा रोड शो था। गांधीनगर में उनका रोड शो देहगाम शहर से शुरू होकर लवट गांव स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर खत्म हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों का अभिवादन किया। रोड शो के लिए प्रधानमंत्री राजभवन से एक कार के जरिए निकले और फिर देहगाम पहुंचकर एक खुली जीप में सवार हो गए। रोड शो के 12 किलोमीटर लंबे मार्ग में प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने प्रधानमंत्री पर फूल और मालाएं बरसाईं। प्रधानमंत्री के काफिले के RRU पहुंचने पर रोड शो खत्म हो गया। अब बात जनगणना संबंधी नियमों में संशोधन की। सरकार ने जनगणना संबंधी नियमों में संशोधन किया है। लिहाजा अगर देश के नागरिक चाहें तो आगामी जनगणना में ऑनलाइन माध्यमों के जरिए जानकारी प्रदान कर सकेंगे।
इस दौरान वे कागज और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम से प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। शुक्रवार देर रात जनगणना संशोधन नियम 2022 जारी किए गए, जिसमें ये जानकारी दी गई। संशोधित नियमों के अनुसार घर घर जाकर जनगणना संबंधी जानकारी हासिल करने की कवायद पहले की तरह जारी रहेगी। घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने और एनपीआर को अद्यतन करने की कवायद 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच पूरी की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी फैलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। जनगणना का काम जारी है और सरकार को अभी नए कार्यक्रम की घोषणा करनी है। नए नियमों में कहा गया है कि उत्तरदाता खुद ही जनगणना संबंधी जानकारी को भरकर उसे पूरा करके जमा कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के नामित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। भगवंत मान को मोहाली में शुक्रवार को हुई पार्टी की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को 12:30 पर नवाशहर जिले में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। आपने 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा चुनाव में 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। 16 मार्च ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ पंजाब ਨੂੰ दोबारा पंजाब बनाने की सौं चुकनी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद सावंत ने राजभवन में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनाने का दावा पेश करने की तारीख अभी पार्टी ने तय नहीं की है। बीजेपी 2 दिन पहले आए चुनाव परिणाम में 40 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अभी तक शपथ विधि का डिसीजन नहीं हुआ है। अभी जब तक ऑब्जर्वर केंद्र से ऑब्जर्वर चारों राज्यों में जाएंगे और चारों राज्यों में एक साथ डेट मिलेंगी और उसी के साथ में सभी का शपथ विधि की डेट डिसाइड की जाएगी। अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 3 अलग अलग मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ कश्मीर घाटी के पुलवामा, गंदेरबल और कुपवाड़ा जिलों में हुई। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के चेवाकलां इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी और एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया। पुलवामा मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान JEM कमांडर कमाल भाई जट के रूप में हुई है। वो 2018 से पुलवामा शोपियां इलाके में सक्रिय था और कई आतंकी अपराधों और नागरिक अत्याचारों में शामिल था। वहीं दूसरी मुठभेड़ मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सेरच इलाके में हुई। गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने 4-5 स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइफ एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है, जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये बहुत सारे क्लीन इन्वॉल्व है। दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है कि जाहिद वानी के मरने के बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चार्ज दिया गया था, याकीब मुश्ताक करीमाबाद का, वही मारा गया उसमें। और एक जिंदा जो हम लोग पल रफी रौफ अहमद मीर है पड़ीगाम पुलवामा को, उसको जिंदा पकड़ लिए। तीनों जेएस का मिलिटेंट है। अब बात रूस यूक्रेन जंग की। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक करीब 810 मिसाइलें दागी हैं। रूसी विमानों और तोपों ने यूक्रेन के पश्चिम में जहां हवाई पट्टियों को निशाना बनाया, वहीं पूर्व में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र पर भी बमबारी की है। रूस इससे पहले सीरिया और चेचन्या में भी ऐसी ही रणनीति अपना चुका है।
वो सशस्त्र प्रतिरोध को दबाने के लिए हवाई हमले और गोलाबारी लगातार जारी रखता आया है। रूसी हमलों ने दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया है और अगर युद्ध जारी रहता है तो कीव सहित अन्य क्षेत्रों को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने रूस के हवाई अभियान को लेकर एक आकलन साझा किया। उन्होंने कहा कि रूसी पायलट हमले के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भर रहे हैं। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में आवासीय परिसरों में रूसी और यूक्रेनी बलों के बीच भीषण गोलीबारी होने की जानकारी मिली है। तस्वीरों में कीव के बाहरी इलाके में स्थित मोशुन शहर में तोपों से निकलती आग की लपटों और धुएं के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढे और जलते हुए घर नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में रूस से सटी सीमा पर अपने 12,000 सैनिक भेजे हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में कभी विजयी नहीं होंगे। हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ किया कि अमेरिका यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये कड़ा संदेश भी भेजा कि वॉशिंगटन नाटो के दायरे में आने वाली हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। नाटो 30 उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक सैन्य समूह है। We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. But we already know Putin's war against Ukraine will never be a victory. अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों के संभावित उपयोग के लिए मिथ्या और भ्रामक अभियान के तहत झूठ बोलने और गलत सूचना फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने 24 फरवरी से शुरू हुए आक्रमण के साथ ऐसे रूसी अभियानों के बारे में चेतावनी दी है। रूस ने यूक्रेन में अमेरिका द्वारा जैविक गतिविधियों को अंजाम देने के अपने आरोपों के समर्थन में बैठक का अनुरोध किया था। रूस ने बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए थे, जिससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने इनकार किया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि जैविक और जहरीले हथियार संधि के तहत किसी भी मामले को सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विमर्श और सहयोग से निपटाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में जारी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को पूरी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत आपसी संघर्ष को खत्म करने में महती भूमिका निभाएगी। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में कथित तौर पर जैविक प्रयोगशालाओं के मसले पर विचार विमर्श किया गया। इधर चेरनोबिल ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इस बात की जानकारी दी है। 1986 में परमाणु आपदा का केंद्र रहे चेरनोबिल में ग्रिड से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है और जनरेटर से आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस संयंत्र पर रूसी बलों ने कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना 17 मार्च को जारी की जाएगी, जबकि 24 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। नागालैंड विधानसभा का एक सप्ताह का बजट सत्र 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो 24 मार्च तक चलेगा। राज्य सचिवालय से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल जगदीश मुखी के अभिभाषण से होगी। इसके बाद उसी दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामित्व योजना के तहत सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजने की नई कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया। नई कार्यप्रणाली योजना की व्यापक पहुंच और पारदर्शिता में मदद करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ
कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहरिया जनजातीय आवास परियोजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला 4 दिनों तक चलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद बंदोदकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दयानंद बंदोदकर ने 1963 से लेकर 1965 तक सभी गांवों में प्राथमिक स्कूल खोले। इसकी वजह से ही आज गोवा में साक्षरता का रेट हाई है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा कि लगातार शिकायत के बाद भी पार्टी में कोई बदलाव नहीं आया। त्रिपुरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रद्योत किशोर मनिया देव बर्मन के नेतृत्व में त्रिपाहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन ने अगरतला में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग को लेकर सार्वजनिक रैली का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। ग्यारह मार्च को भारत की ओर चुशुल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर 15वें दौर की चीन भारत कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए 12 जनवरी को आयोजित पिछले दौर की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। ओडिशा सरकार ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड से हाथ मिलाया है। समझौते के तहत नाबार्ड राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। इसके लिए शुरुआत में 119 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। सीबीएसई ने 10वीं क्लास के टर्म 1 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर नहीं आए हैं। स्कोर कार्ड संबंधित स्कूलों को मेल किया गया है। पहले चरण में मुख्य विषयों की परीक्षा पिछले साल 30 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स ने 26 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र के लिए अपनी आधिकारिक जर्सी को लॉन्च कर दिया है। जर्सी के फ्रंट साइड में टाइगर की दहाड़ वाला लोगो लगाया गया है और पीछे की तरफ पंजे के निशान हैं। राज्यवार समाचार के बाद अब बढ़ते हैं खेलों की ओर। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर के शतकों से भारत ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में वेस्टइंडीज को 155 रनों से हरा दिया। भारत के 317 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 41 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 317 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उसका सर्वोच्च स्कोर रहा। मंधाना ने अपना 5वां वनडे शतक जड़ते हुए 123 गेंद में 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए। वहीं हरमनप्रीत ने 107 गेंद में 10 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 109 रन जोड़े। इस जीत के साथ भारत 3 मैचों के बाद 8 टीमों में शीर्ष पर है। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई मंधाना ने हरमनप्रीत के साथ पुरस्कार साझा करने का फैसला किया। भारत की एक दिवसीय कप्तान मिताली राज ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली अब तक विश्व कप में 24 मैचों में कप्तानी कर चुकी हैं, जिनमें से 14 जीते, 8 हारे और 1 का नतीजा नहीं निकला। भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 40 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की लेनेट फुलस्टन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1982 से 1988 के बीच 6 साल के अपने करियर के दौरान विश्व कप में 39 विकेट चटकाए। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में महज 252 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सबसे अधिक 92 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 39 और हनुमा विहारी ने 31 की पारियां खेली। श्रीलंका की ओर से लसिथ एम्बुल्देनिया और प्रवीण जयविक्रम ने 3-3, जबकि धनंजय डिसिल्वा ने 2 विकेट चटकाए।
प्रकृति से खिलवाड़ मानव जाति को भारी पड़ सकता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हैं अर्जेंटीना की, जहां तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए पिघलते ग्लेशियर की तस्वीरों को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।